बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राव मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं, साबिक वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज हम रिसर्च के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे आप? मैं ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की है, तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसे रहा? ऐसे है कि बहावलपुर रियासत का सबसे आखिरी स्टेशन जो रेलवे स्टेशन था वो था फोर्ट अब्बास जी। इसके बाद लाइन ख़त्म हो जाती थी और ट्रेन वहाँ से वापस आती थी। तो फोर्ट अब्बास मेरा आबाई शहर है, वहीं मैं पैदा हुआ और मैट्रिक तक वहीं मैंने तालीम हासिल की। ठीक। अहम बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि फोर्ट अब्बास में मैट्रिक से आगे तालीम होती ही नहीं थी उस वक्त। ठीक। तो उसके लिए फिर हमें आगे हारूनाबाद एफएससी के लिए जाना पड़ा। फिर अहम बात बताऊं कि हारूनाबाद में एफएससी से ज़्यादा तालीम नहीं होती थी। ठीक सर। फिर हमें बहावलनगर बीएससी के लिए जाना पड़ा। फिर बताऊं कि बहावलनगर में बीएससी से ज़्यादा नहीं होती थी। फिर हमें पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी के लिए में जाना पड़ा और फिर उसके बाद तो सिलसिला चल निकला और फिर मैं दुनिया भर में जाना हुआ मेरा। तो मैं बताना इब्तदाई तालीम फोर्ट अब्बास नहीं है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका पीएचडी का थीसिस किस हवाले से था? मेरा पीएचडी का थीसिस मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड था जी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने नॉर्मली इलाज के लिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक है डायग्नोज करना, एक उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक। मेरा जो थीसिस था हमने दोनों चीज़ों को यकजा किया, यानी डायग्नोज करने के लिए एमआरआई मशीन का नाम आपने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसको यूज़ किया। ट्रीटमेंट के लिए आपने रेडियोथेरेपी ऑफ द कैंसर सुना होगा जी। तो उनको हमने इकट्ठा किया कि साथ के साथ रेडियोथेरेपी हो, साथ के साथ यूजिंग द एमआरआई जी हम उसको मेजरमेंट भी कर सकें। तो टेक्निकली मेरा ये था, बाकी जब तफसील होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक। सर, आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं? मेरे अब तक 64 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जो HEC रिकग्नाइज हैं, ज़्यादातर इंटरनेशनल जर्नल्स में। ठीक। सर, आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया और आप सर्विस के दौरान क्या क्या अचीवमेंट्स की, आपने क्या क्या तजुर्बात किए और क्या क्या डेवलपमेंट करवाई? 81 अगस्त 83 वो मेरी ज्वाइनिंग थी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में और मैंने तमाम सर्विस अपनी 36 ईयर से ज़्यादा इस्लामी यूनिवर्सिटी में ही गुजारी। इस्लामी यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में जब हमने ज्वाइन किया 12 शोबे होते थे कुल। ठीक। और रेलवे कैंपस जो अब आजकल फार्मेसी डिपार्टमेंट जहाँ जी, और ये जिसे अब आप ओल्ड कैंपस कहते हैं, यही दो थे जहाँ पर कुछ क्लासेस यहाँ लगती थी, कुछ वहाँ लगती थी। फिज़िक्स वहाँ पे था। तो उस ज़माने में ये जिसे अब आप बड़ा कैंपस और न्यू कैंपस कहते हैं, इसकी तामीर शुरू थी। डॉक्टर रफ़ीक साहब जो वाइस चांसलर होते थे उस ज़माने में, तो पहला जो डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ वो हमारा फिज़िक्स डिपार्टमेंट था जो रेलवे कैंपस से फर्स्ट बगदाद कैंपस में शिफ्ट हुआ। ये हमें फिज़िक्स डिपार्टमेंट को ये एजाज़ हासिल है। ठीक। सर, अब कितना नेशनल और इंटरनेशनल में शिरकत कर चुके हैं, अपने पेपर पढ़ चुके हैं? अच्छा, मैं ना तकरीबन 5 ममालिक में जा चुका हूँ, मुख्तलिफ़ औकात में कॉन्फ्रेंसेस के लिए और पेपर पढ़ने के लिए, और कई कोर्सेज भी मैंने किए हैं बाहर के ममालिक में। ठीक। सर, आपने अपने दौर में IUB में क्या डेवलपमेंट करवाई जब आप वाइस चांसलर थे? अच्छा, ऐसे है कि जब मैं वाइस चांसलर बना जी तो वो चूँकि कुछ अरसे के लिए था। ठीक। उसके बाद इंटरम 3 मुश्किल से थे वो, लेकिन उस दौरान में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट हमने की कि हमारे जो एडमिशन्स हमने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन वाला सिस्टम जो था जी वो करवाए। उसके अलावा हमने ये आपने देखा होगा कभी आप
आज मेरे ख्याल में कल हमारी आपने देखा कि कॉन्वोकेशन था, तो हमने जो कॉन्वोकेशन कराया मैंने मेरे उसमें सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब माशाल्लाह और 2 वफाकी वज़ीर वो इकट्ठे शिरकत की उन्होंने। तो वो बड़ा एक ग्रेसफुल कॉन्वोकेशन था, जो कि ज़ाहिर है कि आप तलबा के लिए और उनके लिए एक मिसाल होता है लोगों। तो उसके अलावा हमने ये आपने देखा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी बिल्कुल। तो सदर ममनून हुसैन होते थे उस ज़माने में। जी। उन्होंने, गवर्नर ने और मैंने उसका इफ्तिताह किया। इसके अलावा ये है कि हमने एकेडमी के लिए बहुत से रूल्स और रेगुलेशन पास किए जो एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट के लिए आप अब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इतने अरसे में यही अचीवमेंट मुमकिन थी माशाल्लाह। और हमारा एडमिशन भी उस ज़माने में 17,000 तक पहुंचा और बहुत मतलब अचीवमेंट थी माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त। सर आपकी सुपरविजन में कितने तलबात एमफिल और पीएचडी कर चुके हैं? हाँ, ऐसे है कि पीएचडी तो 12 स्टूडेंट हैं जो हमारे पीएचडी कर चुके हैं, और वो तमाम के तमाम जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के ओहदे पे हैं। हमारे यहाँ के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ मुंसलिक रहे सुपर। इसके अलावा ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है जी, जौन सी आपकी रहीम यार खां में, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट हैं। मेरे स्टूडेंट जौन से हैं कॉमसेट में है, मेरे स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी में है, मेरे स्टूडेंट यूईटी माशाल्लाह टेक्सला में है। तो ये तो पीएचडी स्टूडेंट की बात। और तकरीबन 106 के करीब स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ एमफिल किया, और वो तो मुख्तलिफ। अच्छा, आपको मैंने बताया कि हमारा है अप्लाइड फिज़िक्स, तो ये ज़्यादातर एप्लीकेशन इसमें हॉस्पिटल्स में है और कैंसर हॉस्पिटल्स में है। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं, चाहे वो आगा खान में हो, चाहे वो शौकत खानम में हो, चाहे वो शिफा में हो, तो हॉस्पिटल में भी एज ए मेडिकल फिजिस्ट काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। सर पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर के बारे में बताएं, किस तरह की आज का रिसर्च हो रही है? असल में रिसर्च कल्चर का ये कॉम्प्रिहेंसिव सी बात है। ये कहना कि किस तरह की हो रही है, तो हर शोबे और हर यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ मेयार है। बाज़ लोग जौन से हैं वो ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसका प्रोडक्टिव रिसर्च जिसे आप कहते हैं, जिसकी एप्लीकेशंस भी हैं, जो काम भी आती हैं कम्युनिटी के भी, इंडस्ट्री के भी, बिजनेस कम्युनिटी के भी। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रिसर्च बराए रिसर्च करते हैं और उसके आप रोज़ सुनते रहते हैं। एचईसी वाले भी मतलब उसके बारे में काफ़ी तबसरे करते रहते हैं जी। ऐसी रिसर्च चाहिए असल में, मैं ये बजाय इसके कि हो रही का कहूँ, हमें चाहिए ऐसी रिसर्च जो हर सूरत में कम्युनिटी को भी फ़ायदा दे, साइंस में भी उसमें कोई हमारा नाम हो, और दूसरी ये है कि हम इकोनॉमी पाकिस्तान की मजबूत करने में जो रिसर्च करें वो बेहतर है। और हर यूनिवर्सिटी अपने अपने इलाके के हिसाब से करे। भावलपुर यूनिवर्सिटी ये देखे कि वो कौन सी चीज़ में ज़्यादा एक्सेल कर सकती है, ज़राअत है, हमारे पास चोलिस्तान है, सहरा है, इससे रिलेटेड करे। कोई कोसार यूनिवर्सिटी है मरी की, तो वो सयाहत के हिसाब से देखे। कोई इस्लामाबाद की या कराची के हैं या लाहौर के हैं, वो इंडस्ट्री को प्रमोट करें। तो रिसर्च होनी ऐसी चाहिए। बाकी ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल के कैसी हो रही है फिर वो कंट्रोवर्सी की तरफ चले जाते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तलीमी इदारों में तलीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? एज ए एक्सपर्ट आपका क्या तबसरा है? मेरा अपना ये ख्याल है कि तालीमी इदारों में तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए एक मेहरबानी करें तमाम अहले दानिश और अहले तालीम, मतलब यूँ कहेंगे इल्म के जो करता धरता है, कि वो रोज़ नए तजर्बात ना करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि जब भी कोई और आता है वो पहला काम ये करता है कि पहले को गलत कहता है, उसको फारिग कर देता है, ये कह के गलत, क्योंकि उसने को नया करना है। फिर वो एक नया तजुर्बा करता है, और फिर वो नया तजुर्बा अभी हो ही रहा आता है तो दूसरा आ जाता है, वो कहता है कि ये। मैं तो सिर्फ सिंपल ये कहूँगा कि दुनिया भर में राइज बड़े माने हुए बेहतरीन तालीम के सिस्टम हैं, उनको एक दफ़ा जब शुरू करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए,
उसमें बेहतरी लेके आए। आप ये कहें कि जी काम ये यहाँ पे गलत है, इसे बेहतर कर दे, इसे बेहतर कर दे। अगर ये करते चले गए तो हमारा निज़ाम तालीम बेहतर होता चला जाएगा। और अगर हम तजर्बे में रहे, जैसे कि रोज़ आप सुनते हैं जी, तो फिर ये है कि बहरहाल तरक्की मुश्किल है तालीम। ठीक। पाकिस्तान में जो सिलेबस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यूनिवर्सिटीज़ में जो जहाँ तक सिलेबस की बात है, ये सिलेबस सही है नॉर्मली, क्योंकि HEC बाकायदा इस सिलसिले में, मैं भी उसका मेंबर रहा। हर सब्जेक्ट की एक कमेटी है जो जब ये सिलेबस डिसाइड कर रहे होते हैं तमाम सब्जेक्ट के, उसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स बुलाए जाते हैं। और नॉर्मली प्रोफेसर्स की भी यही कोशिश है और माहिरीन तालीम की भी यूनिवर्सिटी लेवल तक ये कोशिश है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो और वो जो रिक्वायरमेंट उस सब्जेक्ट की दुनिया भर में हो वो हो। और हमारे यहाँ बड़ा सही पढ़ाया जा रहा है और हमारे स्टूडेंट कम्पीट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट हम भेजते हैं, जब PhD मेरे पास जो स्टूडेंट करते हैं 6 माह के लिए HEC उन्हें स्कॉलरशिप देता है, तो वो बाहर जाते हैं, तो वो वहाँ बड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। और बल्कि माफ़ कीजिएगा, मैं बताऊं कि हमारे स्टूडेंट ने वो काम किए हैं कि उनको भी हैरान कर दिया है। मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने बताया ना कि मेरा मेडिकल फिजिक्स, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसे हमने 6 माह के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा। आपने सुना होगा कि दुनिया की पहले नंबरों की यूनिवर्सिटी। तो वहाँ उसने ज़्यादा काम किया और हमारे स्टूडेंट को मेहनत की भी आदत होती है, लेकिन मेयार की जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल उनके बराबर था। जब उसने वहाँ काम किया 6 महीने, तो उन्होंने वहीं वो जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने कहा कि जब आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसे वापसी उसकी मजबूरी होती थी ना, तो वो 6 माह के लिए गई थी, डिग्री तो हमने ही देनी थी, कंप्लीट तो PhD मेरे पास ही आगे कर। उन्होंने उसे वहीं ऑफर कर दी कि जब आप कंप्लीट कर लेंगी तो हमारी तरफ से ओपन ऑफर है, आप हमें आकर ज्वाइन करें। और उसने न सिर्फ कंप्लीट किया और वहाँ ज्वाइन किया, कि हमारे लिए एजाज़ की बात है। तो हमारा म्यार ठीक है, ऐसी बात नहीं सिलेबस का। असल बात यह है कि उसको सही तरह पढ़ाया जाए, ये है मामला। ठीक है डॉक्टर साहब, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? एज अ वाइस चांसलर आप क्या पैगाम देंगे इस बारे में? पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ये है कि आप अपने सब्जेक्ट को जानते हो। वेरी सिंपल सी बात है। हर सब्जेक्ट में अगर आप अपना सब्जेक्ट नहीं जानते तो जाहिर है कि आप वहाँ नहीं। अब इसके 2 हिस्से कर दिए उन्होंने। एक हिस्सा है जो इंटरव्यू की शक्ल में होता है, ये बात कैसा है। पहला हिस्सा ये है कि वो शायद शॉर्ट लिस्टिंग के लिए उसके लिए कोई टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट के लिए बेहतर ये है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैंने देखा है कि बाज़ स्टूडेंट प्रैक्टिस की कमी की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम में वो अपना उतने सवाल अटैम्प्ट नहीं कर सकते जितना स्कोर होने चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस करें, चाहे वो मुरवजा किसी अच्छे उस्ताद से रब्ता कर लें, वो खुद भी करते हैं। मैंने देखा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बगैर किसी एकेडमी के भी बेहतरीन नंबर ले लेते हैं। तो उसकी तैयारी करें बस। और इंटरव्यू है असल चीज़। इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हर स्टूडेंट के लिए मेरा ये पैगाम है कि एतमाद रखें अपने आप पर। अगर अपने आप पर एतमाद नहीं है और दिल में ये है कि पता नहीं ये इसने ये सवाल किया है तो मैं यही जवाब दूं तो क्या होगा, जवाब सही दें, गलत जवाब से इज्तनाब करें और जितना आप जानते हैं वो बेहतर तरीके से बता सकें। लेक्चर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पब्लिक सर्विस कमीशन भी देखता है, हम यूनिवर्सिटी में थे हम भी देखते हैं कि लेक्चर वो शख्सियत है जिसने जो इल्म जानता है उसने दूसरों तक पहुँचाना है। अब ये बात को मेरी समझ जी बिल्कुल। अगर वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाता तो अंदर उसके इल्म का जो भी खजाना है एज ए लेक्चरर वो नाकाम है। यानी वो आलिम बहुत बड़ा होगा, वो बड़ा आप कह सकते हैं भी इसके इल्म का कोई आम जवाब ही नहीं, लेकिन अगर मैं आप तक नहीं फैज़ पहुंचा सकता, आप तक अपना मतमा नज़र नहीं पहुंचा सकता, आपको समझा नहीं सकता, तो मैं एक लेक्चरर अच्छा नहीं हूँ। तो लेक्चर के लिए लाजमी है कि वो बातों में अल्फाज का वो चुनाव करे जो उस चीज़ को दूसरे तक उसी तरह पहुंचा दे जैसे कि वो कहना चाहते हैं। ठीक सर जो बच्चे FSC करने के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताइए। उसमें भी थोड़ी सी भी बात की थी। MCAT की जो तैयारी है वो बड़ी अहम हो गई है और कुछ परसेंटेज मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ बदलती रहती हैं, लेकिन उनके लिए मेहनत अब दो तरफा हो गई है।
पहले तो वो पढ़ने के लिए मेहनत करते थे, यानी एफएससी में अच्छे से अच्छे नंबर लें, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये एक एमसीक्यूज लेवल का एक इम्तिहान है, तो उनको फिर दोबारा कहूँगा कि अपने सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करें बार बार, तो पूरा वक्त देकर तैयारी करें, चाहे वो एकेडमी भी ज्वाइन कर लें, मेरे ख्याल में वो शायद टेक्निकली कुछ ना कुछ सही गाइड कर लेते होंगे, लेकिन अच्छी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो अपनी किताबों से ही सही तरीके से अगर पढ़ाया तो बेहतरीन एमकेड में रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें बार बार। ठीक सर, यूनिवर्सिटीज़ की लीडरशिप में यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन किस तरह प्रमोट करनी चाहिए एज ए एक्सपर्ट, आप उनको क्या तजवीज़ है? असल में बात यह है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक, कॉलेज एजुकेशन में सीधी सी बात है, जो किताबें हैं, जो सिलेबस है, वो आए, असातिज़ा ने पढ़ा दिया और बच्चों ने जाकर इम्तिहान दे दिया, यूनिवर्सिटी का इम्तिहान, यूनिवर्सिटी ने इम्तिहान ले लिया, ये एक और तरह की। लेकिन यूनिवर्सिटी में लीडरशिप जो भी हो, चाहे वो चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट हो, इवन मैं तो कहता हूँ कि प्रोफेसर इटसेल्फ जो है खुद लेक्चर, वो भी एक लीडर है, क्योंकि उसने लीड करते हुए अपने स्टूडेंट में पहले नंबर पर एज ए लेक्चर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर, उसने ये चीज़ उसमें पैदा करनी है कि न सिर्फ तुम अपने सब्जेक्ट में एक्सेल करो, न सिर्फ ये कि आप इसमें मास्टर हो जाओ अपने सब्जेक्ट में, बल्कि तुम्हारे में ये सलाहियत होनी चाहिए कि तुम और लोगों को भी इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी पैदा करने का सबब बन सको, चाहे वो रिसर्च के ज़रिए, चाहे वो बताने के ज़रिए, चाहे वो जब तुम प्रोफेसर बनो स्टूडेंट के बाद। तो एक तो ये, दूसरे पर अगर चेयरमैन है तो वो अपनी फैकल्टी में ये चीज़ पैदा करे कि वो स्टूडेंट्स की हर चीज़ पर तवज्जो दें, ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा कार आमद शख्स बन के निकले। अब मैं आखिर में जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि फ़र्क क्या है। देखें, सबसे ज़्यादा हाथ ज़ख्मी होते हैं, आपने कभी वो देखा होगा बुत तराश या संग तराश कहूँगा, बुत जो पत्थर से तस्वीरें बनाते हैं जी, सबसे ज़्यादा हाथ ज़ख्मी उसके ही होते हैं। पहले वो पत्थर को तोड़ता है तेजी से, फिर वो उसका नाक नक्शे ये वो बनाता है, कान करता है, वो जख्मी भी उसके, तो सबसे बड़ी मेहनत उसे करनी पड़ती है। लेकिन बिकता कौन सा है? जिसके बाद अच्छी फिनिशिंग हुई हुई, जैसे बेहतरीन तरीके से पॉलिश हुई हुई हो, यानी वो असल जो आपके असाज़ा हैं वो तो असाज़ा मैं मतलब एडमिट भी करूँगा, और मैं समझता हूँ वो प्राइमरी स्कूल के और हाई स्कूल के असाज़ा, ठीक, जिन्होंने आपको तराशा। ठीक सर जी, लेकिन ये ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी, मैं बताना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का काम ये है कि वो ऐसे फिनिशिंग कर दे कि आप मार्केट में, दुनिया में आप शाइन करें। बिल्कुल, इंटरनल आपकी एबिलिटी है, लेकिन उसको फिनिशिंग और बेहतर ऐसा बना दे कि आप दुनिया में आप अट्रैक्शन का बायस हो, लोग आपको माने। ठीक सर, डॉक्टर साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आपका क्या तबसरा है? अच्छा, बात ये कि सियासी सूरत हाल में हमारा वेरी सिंपल है, सारी ज़िंदगी गुजरी है कि अब इस मुल्क में तजर्बात से, मैंने अभी आपको कहा था ना एजुकेशन के बारे में, यही मैं अब एक्सटेंड करता हूँ कि अब तजर्बों की बजाय अमल का वक्त है। 70 साल से ज़्यादा हो गए हम मुख्तलिफ तजर्बात करते रहे सियासी, उस सियासी तजर्बात ने हमें जितना नुकसान पहुँचाया बताने की ज़रूरत नहीं है। हम यकीन रखें कि इन तजर्बात ने हमारे लोगों के दिलों में एहसास महरूमी पैदा की, हमारे लोगों के दिलों में नाइंसाफ़ी का एक अंसर पैदा किया तजर्बात ने। अगर हम एक प्रोसेस, मेरा बस सिंपल सा है कि जो प्रोसेस है इस वक्त जमहूरियत है, वो ही दुनिया में मान्यवाद सिस्टम, उसे चलने दिया जाए। एक बार, 2 बार, 3 बार ये होता जाएगा। अच्छे लोग नहीं हैं अभी, अगली दफ़ा आधे अच्छे आ जाएंगे, उससे अगली दफ़ा आधे लोग खुद एलिमिनेट करते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ वही लोग आगे आ सकेंगे अगर जमहूरियत को सही तरह चलने दिया जाए। ये भी देखें, इम्पॉर्टेंट बात है। अगर वो सही तरीके से जो भी वोट दे, आप जो जिसे वोट दें वो वोट उसे ही पड़े, अगर तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों का शऊर ऐसा ही हो जाएगा जैसे दुनिया में अच्छी जमहूरियत का है। तो हमारी सियासत अभी फ़िलहाल हमें बहुत ज़रूरत है।
ठीक। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप फोर्टाबाद से बिलोंग करते हैं, फोर्टाबाद के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हैं वो हल हों? हाँ, फोर्टाबाद में सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पसमानदगी के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो उसमें मवासलात का होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस इलाके ने जब तरक्की करनी होती है वहाँ पे मवासलात के सही ज़राए होंगे, तरक्की उसी ज़रिए से पहुँच जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, और ये मामूली बात नहीं थी जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ट्रेन जाती थी जो वहाँ से मुड़ती थी। जी बिल्कुल। क्या आप ये यकीन रखेंगे कि दुनिया तरक्की कर रही है, फोर्टाबाद अब ट्रेन जाती ही नहीं वहाँ पे। अब देखिए ना, वो इलाका जिसमें जब पाकिस्तान बना ट्रेन जाती थी, हम बचपन से उसमें सफ़र करते रहे, बजाय इसके कि वो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से और मेल ट्रेन की ट्रैक बनता, इस वक्त वहाँ पे उस इलाके में ट्रेन नाम की कोई चीज़ नहीं, वो ख़त्म हो गई, मतरूक हो गई। यही सड़कों का है कि अगर सड़कें अच्छी हों तो लोग वहाँ पे कारोबार करें, बिजनेस करें। दूसरी बात यह है कि यही पसमानदगी वहाँ के बच्चों को आगे पढ़ने नहीं देती, क्योंकि वहाँ ज़राए आमदनी कम है ना, बिजनेस नहीं है जी। वहाँ पे तालीम पे असर पड़ता है। बाज़ बच्चे बड़े बड़े ब्रिलियंट सिर्फ इस वजह से वहाँ पे रह जाते हैं कि उनके माँ बाप उसे नहीं पढ़ा सकते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन इलाकों को, खासतौर पे फोर्टाबाद जैसे इलाकों पे या इस तरह के जहाँ भी हैं, उनमें एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप की शक्ल में या जो भी सिस्टम है वो करेंगे, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ में आगे तक पहुँचना चाहें, जो बच्चे पढ़ना चाहें तो फिर तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। ठीक। डॉक्टर साहब आप फोर्टाबाद के नौजवान जो पूरे पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको कामयाब बनाने के लिए आपको तालीम के हवाले से आपका क्या मैसेज है? भाई मैसेज तो सिर्फ हर जगह एक ही, हर हवाले से भी अल्लाह तबारक ताला ने जिसको मौका दे दिया वो उसको गनीमत जाने और अल्लाह का शुक्र करके इस तरीके से अवील करे कि ताकि वो अपने ख़ानदान के लिए, अपने शहर के लिए और अपने पीछे जो छोटे बहन भाई हैं उनके लिए एक ज़रूर मिसल बने, और आगे बढ़ेगा तो दूसरों को भी इंसेंटिव होगा भी हम बढ़ें। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर उसे अल्लाह तबारक ताला तालीम हासिल करने के बाद किसी काबिल बना दे तो वो अपने तक महदूद ना रखे, बल्कि दूसरों को भी अब साथ लेके चले, और जो कुछ कर सकता है उनके लिए करे। जो भी पसमानदा इलाके से लोग आ जाते हैं, अगर वो अपने इलाके के लिए कुछ नहीं करते तो वो खुद गर्जी में आ जाते हैं। तो खुद गर्जी से बचें। अपन अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया या तालीम दी, उसको दूसरों तक पहुंचाने में कोई ना कोई अपना किरदार अदा करे। ठीक। सर आपका कोई सियासी बैकग्राउंड हो, इस हवाले से बताइए। नहीं, सियासी मेरा नहीं है, कोई नहीं। मैंने कभी, चूँकि मेरे शुरू से ही बैकग्राउंड का लफ्ज़ मैं जो आपने कहा वो मैं ज़रूर कहूँगा, चूँकि बैकग्राउंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं खुद बेसिक सियासत से नहीं रहा, लेकिन मेरे जो दादा, फोर्टाबाद शहर की मैंने बात की ना, मेरे दादा पहले चेयरमैन थे फोर्टाबाद के। अच्छा, माशाल्लाह। ये अयूब खां के वक्त की बात है। तो फोर्टाबाद की टाउन कमेटी, कभी आप फोर्टाबाद में जो कि म्यूनसिपल कमेटी है, उस शहर के तमाम नक्शे, वाटर सप्लाई, इवन बिजली का आना, वो उन्हीं के दौर में आया था फर्स्ट टाइम। तो वो पहले यानी यूँ समझेंगे टाउन कमेटी थी जब वो फोर्टाबाद, अब तो तहसील म्यूनसिपल कमेटी है। तो वो पहले चेयरमैन थे। तो बस ये आप कह सकते हैं माशाल्लाह इस किस्म का। ज़बरदस्त। सर अदब से आपको किस हद तक लगाव है? ये तो खैर सवाल ही ऐसा है कि वो है कि जिस बंदे को अदब से लगाओ नहीं तो फिर किस चीज़ से लगाओ है। ये वो है, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, क्या बात है। शेरों के इंतखाब ने रुसवा किए मुझे। क्या तो बात ये है कि मज़ाही अदब से मुझे बड़ा मुश्ताक यूसुफी, पतरस बुखारी, शफीकुर रहमान, इन लोगों को मैंने पढ़ा। शायरी से मुझे शुरू से रहा, बल्कि मैं क्लास में भी साइंस का तालिब इल्म था, लेकिन मैं अपनी क्लास में अच्छे शायरों के जो शेर मुझे अच्छे लगते थे मैं क्लास में भी अपने सुनाता रहा। स्टूडेंट भी मेरे काफ़ी बाज़ौक़ हो गए इस वजह से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, शेर व अदब दोनों बड़े अच्छे लगते हैं। आपने कोई किताब लिखी है? मैंने किताब की शक्ल में तो कुछ नहीं लिखा, अलबत्ता आर्टिकल लिखे हैं, एज ए बुक नहीं। अभी किस टॉपिक्स पे लिखे हैं? वो यही मैंने कहा ना, अदबी वो तो देखें हमारे जो मेरा जो फील्ड है वो तो है साइंस, आपको पता है। उसमें तो हमने इंटरनेशनल हमारा लिखना जो सा होता है
वो होता है जर्नल्स में जी, रिसर्च पेपर की जी, वो तो हो गया ना, वो तो हो गया, वो तो है मेरा फील्ड। लेकिन मैंने ये मज़ाहिया अदब में काफ़ी मतलब मैगजीन में और सालों में कुछ लिखा है थोड़ा बहुत। ठीक वो है। कभी किसी और दिन आप आएंगे तो वो सुनाएंगे आप। हाँ, इंशाल्लाह। सर, आपके फेवरेट राइटर कौन है जो आपको लगते हो कि ये मेरे फेवरेट राइटर हैं? राइटर्स, आप अदब की बात कर रहे हैं, हाँ, शायरी की बात कर रहे हैं? जी, हाँ, अदब में मैं मुख्तार मसूद थे, उन्होंने एक आवाज़ दोस्त के नाम से किताब लिखी, वो मुझे बहुत पसंद है। कुदरतुल्लाह साहब को भी पढ़ा है। अशफाक अहमद से तो हमारी ज़्यादा, मैं जब पढ़ता था तो इनसे तो हमारी बैठना उठना बड़ा सीखा। तलकीन शाह के नाम से ये वो प्रोग्राम भी करते थे रेडियो पर, ठीक, तो उनसे। लेकिन शायरों में मुझे जो है अहमद नदीम कासमी, फराज, फैज़ अहमद फैज़, गालिब, इकबाल, ठीक, ये नाम मुझे। ख़वातीन में भी दो हैं, वो एक परवीन शाकिर और नौशी गिलानी। जो नौशी गिलानी आपको पता है हमारी प्रोफेसर रही हैं हमारी। अच्छा, हाँ हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में उर्दू की प्रोफेसर थी, फिर वो बाहर चली गई, तो इन लोगों से फिर। ठीक। डॉक्टर साहब, आपको टूरिज़्म का शौक़ है या नहीं, और आपको कौन से मुल्कों की सैर कर चुके हैं, और पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगे हैं, और अगर फॉरेन कंट्री आपने विज़िट किए हैं तो कौन सा शहर मुल्क आपको अच्छा लगा? अच्छा, ऐसे है कि बहुत ही शौक़ है। मतलब है कि अगर हम ये यहाँ बंद के ना बैठ जाते तो हम सैर ही किया करते, इब्ने बतूता के ताक़ुब में रहते। ठीक। लेकिन जो कंट्रीज़ हमने विज़िट की, चाइना को मैंने विज़िट किया, कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गया। लेकिन फिर वो आपको पता है कि ग्रेट वॉल चाइना जिसे कहते हैं, दीवारें चीन बहुत दुनिया की, वो और सारे ये चीज़ें। सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो स्कॉटलैंड, ठीक, बरतानिया सारा हमने फिर कोरिया को देखा। लेकिन स्कॉटलैंड जो है ना, वो मुझे क्यों पसंद है? असल में स्कॉटलैंड इसलिए पसंद है कि स्कॉटलैंड हमारे ही जो शुमाली इलाके हैं उसका नक्शा है। अच्छा, आप अपने शुमाली इलाकों में चले जाएं, आपका बास का जो समय है वो ही वहाँ का है। अच्छा, इसी तरह जिस तरह आप अपने कश्मीर की तरफ चले जाएं, सवात की तरफ चले जाएं, तो मुझे तो बहुत नेचर से दिलचस्पी बहुत है और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये जो स्कॉटलैंड है मुझे इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। उसके अलावा सऊदी अरब तो खैर हमारी एक अकीदत भी है, वहाँ भी जाना हुआ। वो तो उसमें हमारा खूबसूरती के अलावा एक मोहब्बत का भी रिश्ता है। मदीना मुनव्वरा, मक्का, ये तो मतलब उसमें यूँ समझे कि वो दिल करता है कि जहाँ यहाँ रह जाएं, वो और कैफियत का नाम है। ठीक, तो ये बड़ा अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। सर, आप ट्रैवल करते हैं, मुल्कों की सैर कर चुके हैं, तो ट्रैवल करने से क्या आइडियाज़ आपके माइंड में क्रिएशन करते हैं कि, और जो तजर्बात सोचते होंगे वो बताइएगा। अच्छा, मैं ये कई दफ़ा अपनी क्लास में भी कहता रहा, अब भी कहूँगा और कहीं लिखूँगा भी। देखिए, ये जो किताब का इल्म है ना, जिस वक्त हम किताबों से पढ़ते हैं, ये असल में ट्रैवल के ज़रिए ही इल्म बना है। मतलब बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ज़माने में लिखने का रिवाज कम था, ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा था। तो लोग जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते थे, मुख्तलिफ जगहों में जाते थे, उन लोगों के बूदोबाश, उन लोगों के रहन सहन, उन लोगों की तिजारत, उसके बारे में एक आइडिया लेते थे और दूसरे जगह जाकर अपने लोगों को बताते थे। उससे तरक्की होती थी, जो भी होता था। तो जो ट्रैवलिंग के दौरान जब मैं फिरता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि देखें इस इलाके के लोग किस तरह, देखें आप कई इलाके में जाएंगे, वहाँ एक गधे के साथ भी हल चला रहे होते हैं। क्यों? पहाड़ी इलाके में, क्योंकि छोटे छोटे पैचेस हैं, वहाँ बैल भी नहीं जा रहे, वो भी नहीं जा रहे, उसी में वो काम कर रहे हैं। फिर ये है कि कई इलाकों में बैलों से काश्तकारी हो रही होती है। अब ट्रैक्टर ने जगह ले ली। फिर कई जगह आपको गंदम उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, कई जगह थ्रेशर चल रहे हैं, अब हार्वेस्टर आ गए। तो कहने का मकसद ये कि ट्रैवल करते हुए अगर आप आके, मैं कभी भी ट्रैवल करते हुए सोता नहीं। बाज़ लोग आपने देखा होगा कि भाई बस में बैठे या ट्रेन में बैठे और सो गए। मैंने कहा ये तो फिर आपने वो इलाके ही छोड़ दिए अगर आप सो गए। तो मैं देखता जाता हूँ और एक एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उससे मैं सीखता हूँ।
वो ये सीखता हूँ कि देखो ये अपने किस तरह गुजारा कर रहे हैं, ये क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आप यहाँ से ट्रेन के ज़रिए जाएँ तो सिंध के मुख्तलिफ इलाके देखते जाएंगे, इधर जाएँ तो पोठोहार तक के। तो मैं ये इसे इल्म का एक ज़रिया समझता हूँ। ठीक, बहावलपुर शहर के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओ जी, ये आपने तो वो बात करी, बहावलपुर शहर, ये मैं कई जगह कहा भी है। और ये यकीन रखें कि अल्लाह तबारक तआला ने इस खित्ते में जो अमन फूंक दिया है, अमन, वो ऐसी नेमत है जो बहुत से शहरों को, बहुत सी जगहों को नहीं हासिल। पूरी अभी मैं पाकिस्तान की अब देखें, पिछले ज़माने में, अभी आप लोग भी, ये तो आपने भी देखा, दहशतगर्दी के अदवार के ज़माने में, आलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने इस शहर को कितना महफूज रखा, अमन। दूसरे नंबर पर बहावलपुर में एक और खुसूसियत है जो आप पता नहीं महसूस करते, ये एक इल्मी शहर है। अच्छा, ये एक इल्मी, इसमें ये जो लोग आप कहते हैं ना कि जी यहाँ की ज़बान मीठी, सर आपने सुना होगा कि यहाँ ज़बान नहीं मीठी, असल में ये लोग मीठे इसलिए कि इन्हें एक इल्म है, चाहे वो डिग्री उनके पास है या नहीं है, उन्हें ये इल्म है, उन्हें ये पता है कि इखलाक क्या चीज़ होती है। बिल्कुल, उन्हें ये पता है कि किसी की इज्जत करेंगे तो उन्हें भी खुशी होती है, लोग भी उन्हें इज्जत देते हैं, इसी को मीठी ज़बान। तो बहावलपुर तो अल्लाह तबारक तआला ने एक खित्ता अमन बनाया हुआ है। अब हमारा ये काम है, हमसे मुराद है इस शहर के वासियों का, कि वो इस अमन में भाईचारा इतना फ़रोग़ दें कि एक दूसरे के लिए मदद और उसका सबब बने। जब वो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये शहर जगमगाएगा, सारी दुनिया को पता लगेगा। इसमें एक चीज़ की मैं वैसे कमी है जिसे मैं महसूस करता हूँ, मैंने कई जगह भी कहा है, कमी रह गई है, वो ये है कि हमें जो मोटरवे से दूर रखा गया है, ये इस शहर की तरक्की पर बहुत बुरे असरात देने वाला है। हमारे जो भी अरबाब इक़्तिदार हैं या होने वाले हैं, वो यकीन रखें कि हर सूरत में मोटरवे का कोई सिस्टम यहाँ से बनाए, वरना तरक्की हमसे रूठ जाएगी। तरक्की अब नेक्स्ट इरा में CPEC के बाद उस जगह पे आएगी जहाँ पे ये मोटरवे से अप्रोच है। तो ये एक इसमें कमी भी है। ठीक, डॉक्टर साहब आपके बेस्ट टीचर कौन है? क्या देखिए, एक तो ये है कि बेस्ट टीचर कहने का मतलब है कि कईयों को हम इधर उधर करना पड़ता है जी, लेकिन अगर सिर्फ एक ही का नाम लें, सिर्फ अगर यूं कहें आपके बेस्ट से मुराद है कि एक, आप यकीन नहीं करेंगे। और ये मैं किस्सा सुनाना ज़रूरी भी समझता हूँ, और ये मौके का भी फ़ायदा उठाऊँ कि जब मैं PhD कर रहा था, जब मैं PhD कर रहा था तो जाने लगा यहाँ से, मैं प्रोफेसर, आपको पता कि मैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, जब मैं PhD के लिए बरतानिया जाने लगा, तो मेरे एक पंजाब यूनिवर्सिटी के उस्ताद आए, वो हमारा एक थिन फिल्म का एक इंस्ट्रूमेंट था वैक्यूम का, मैंने उनसे कहा कि जनाब इसमें कोई थोड़ी सी हेल्प करें ताकि स्टूडेंट को, मेरे उस्ताद थे वो ना पंजाब यूनिवर्सिटी, और साथ ही मैंने उन्हें बताया कि मैं PhD के लिए बरतानिया जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे अफजल PhD जाते तो पंजाबी में कहने लगे, अफजल तू जाता तो पे, पर जिस दिन तू सोचे कि खुदकुशी करना PhD उदो होएगी। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये कहेंगे, ये तुझे वहाँ जाके पता लगेगा। लेकिन जी किस्सा मुख्तसर ये है कि हम चले गए PhD के लिए बरतानिया में, हमने अपना काम शुरू किया, जो भी मैं हमारा फील्ड था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक जेल बनाई थी जो टिश्यू इक्विवेलेंट जेल थी, जिसमें हम रेडिएशन देते थे, रेडिएशन को हम इमेज करना चाहते थे MRI के ज़रिए, और रेडिएशन हम जितने भी दे रहे थे वो जेल में रेडिएशन की इमेज आ नहीं रहा था। इमेज ना आए तो हम आगे क्या करें? किस्सा मुख्तसर ये है कि 2 साल गुजर गया। मैं आ रहा हूँ जल्दी से आपके सवाल की तरफ कि बेस्ट टीचर कौन? ठीक। अब वो 1 माह 2 माह 3 माह गुजरे, मेरा काम आगे से हिले ही ना। तो मैंने कहा राव अफजल, अगर तू PhD ना कर सका तो फिर तो बहुत ही मतलब बुरी बात है कि इतने गुस्से आए, बच्चे भी साथ थे, कौम का भी इतना पैसा लगा हुआ है, तो ये कहीं मास्टर के प्रोफेसर साहब की
बात सही तो नहीं हो रही कहीं के खुदकशी तक मजाक में जी। किस्सा मुसरा के रात के 3 बजे हुए थे, ठीक, नींद ना आए, जब फिक्र हो आदमी को। बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे प्राइमरी के टीचर मास्टर नवाबुद्दीन, ठीक, मैंने अभी पहले भी देखा कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने प्राइमरी के टीचर मास्टर नवाबुद्दीन मेरे दिमाग में आए, और वो ये कहते होते थे भी जब कोई चीज किसी चीज के प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल से मुराद दिया कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरी भी बढ़ रही है, और एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, उसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वो इक्वल करने का पैमाना अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये करें कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का पता करें। इतनी सी बात थी जब मेरे दिमाग में जब ये बात कली रात के 3 बजे की बात, और मुझे समझ आई कि वो जो जेल मैंने बनाई है जिसमें इमेज का ये सारा सिलसिला है और जिसमें मैंने रीडिंग करनी है, उसमें मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ढूंढना है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर ढूंढ लूँ तो मेरा सारा मामला हल हो जाएगा। तो क्या आप यकीन रखेंगे कि मेरी पीएचडी मास्टर नवाबुद्दीन की हुई है। प्रोफेसर मैंने बड़े पढ़े, मेरे प्रोफेसर जो थे वो यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट थे, जो मेरे वहाँ प्रोफेसर थे सुपरवाइज़र बरतानिया में, डॉक्टर लरस की। मेरे यहाँ बड़े अच्छे डॉक्टर अपना शौकत अली, फजल अलीम साहब, बड़े अच्छे सलीम साहब, बड़े अच्छे प्रोफेसर से मैं पढ़ा। लेकिन मास्टर नवाबुद्दीन वो हैं जिन्होंने मुझे प्राइमरी के टीचर होते हुए पीएचडी करवा माशाल्लाह। तो वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो ये लोग ठीक। सर, आपकी कामयाबी में पेरेंट्स का क्या किरदार है, उनको आप किस तरह खाज तहसीन पेश करेंगे? हाँ, बस ये है कि मेरी तो कामयाबी क्या बल्कि सारा कुछ ही मेरे पेरेंट्स ही की वजह से है। मैंने आपको बताया कि फूटाबास वो जगह थी जहाँ पर स्कूल भी हाई स्कूल था, और पढ़ने को ज़रूरत ही नहीं समझते थे लोग। वो कहते पढ़ के क्या करेगा, हम लोग आपको पता है कि ज़मींदारा बैकग्राउंड से हैं, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट था अवामुन्नास में भी, अगर घर में खाने को है तो क्या क्या पढ़ के करना है। लेकिन मेरे वालिद साहब को पढ़ाई का बहुत शौक़ था कि हम पढ़ें, और मेरे वालिद साहब ने हमारे, मतलब मैं बड़ा था, अपने बहन भाइयों में बड़ा था, बाकी भी ठीक। ये चीज़ जो अल्लाह ताला का हुक्म है खैर पढ़ना, ये चीज़ बता दी कि इल्म असल चीज़ है, ये ज़मींदारा ये वगैरह ये कोई चीज़ नहीं। ऐसी वो मतलब मेहनत की उन्होंने, और हमें ऐसे वसाइल दिए। मेरे साथ के कई मेरे क्लास फेलो जो यकीनन मेरे से पढ़ने में भी अच्छे थे और ज़हीन भी थे, सिर्फ फिनंशियल उसकी वजह से रह गए। मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी भी फिनांस का कोई मामला नहीं होने दिया, और उस ज़माने में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तक पढ़ा, जबकि मैं पहला था अपने फोर्डाबास में जिसने एमएससी फिजिक्स की थी। तो ये मेरे वालिद साहब ही का मतलब, मैं तो कह सकता हूँ कि भाई उन्होंने मेरे दिल में ये चीज़ जो पैदा की, साथ फिनंशियली मेरी जो सपोर्ट की, सारा कुछ उन्हीं की तफैल। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी बहुत ही सिंपल सी बात है। सारा कामयाबी ये है कि अल्लाह तबारक ताला आपको इस काबिल करे कि आप किसी के फलाह के लिए, किसी की बेहतरी के लिए, किसी को मदद के लिए काबिल हो सके। ये बात तो ये छोटी सी है, इसमें फिनांस भी आ जाती है कि अल्लाह तबारक ताला आपको अगर माली मदद के काबिल करे तो आप किसी कर सकें। इसमें हेल्प भी आ जाती है, इसमें किसी को सहारा देना भी आ जाता है, और आपको अल्लाह ताला इस दुनिया में इतना मुतमिन करें कि आप दिल में सोचें कि भाई अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि हक अदा हो गया। तो ये है कामयाबी। और अगर आपके पास पैसे भी हैं, इक़्तिदार भी है, दौलत भी है, और दिल मुतमिन नहीं हो रहा, तो यकीन रखें आप टेक्निकली नाकाम है। वो क्यों मुतमिन नहीं हो रहा कि आपने किसी को फैज़ नहीं दिया, किसी की भलाई नहीं की, आपने किसी का अच्छा नहीं सोचा, अपना सोचते गए, इस वजह से आप कामयाब नहीं हैं। यही कामयाबी कन्वर्ट होगी आगे
आगे भी यही कामयाबी है। जी सर, माशाल्लाह आपकी एज है, माशाल्लाह आप यंग नज़र आते हैं। ये तो खैर और आप एनर्जेटिक भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं। तो सर आप खानों के हवाले से बात करें तो कौन कौन सी डिशेस आपको अच्छी लगती हैं? फेवरेट डिश कौन सी है? भैया देखो ना, एक आदमी हो और मोटा भी हो मेरी तरह, और उसे खाने का जिक्र छेड़ना तो ऐसे ही जैसे मैंने अच्छे शेरों का जिक्र करना जी। भाई हम खा खा के, वो कहते हैं कि कोई शख्स क्या है कि जी मैं खाता तो नहीं, मैं मोटा हो गया हूँ, वो गलत कहता है। ठीक, मोटा आदमी खा के ही होता है। तो जो भी अल्लाह की नेमत है वो सारी ही मुझे अच्छी लगती हैं, और जिक्र इसलिए नहीं करता कि मैं वाहिद आदमी हूँ जिसे कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। कोई सब्जी ऐसी नहीं जो मैं ना खाता हूँ। कहते हैं फला आदमी कहता है मैं भिंडी नहीं खाता, मैं कद्दू नहीं खाता, मैं शलजम नहीं खाता। सभी, कोई मछली हो, पुलाव हो, मटन हो, मुर्गी हो, मतलब खाने की हर अल्लाह की नेमत अच्छी भी लगती है और शौक से खाते हैं। ऐसी फेवरेट डिश जो आपकी बेगम साहिबा जो है बड़े शौक से बनाती हो, आप खाते हो? देखिए फिर आपका मुझे लतीफ़ा याद आ गया कि जब मैं नया मेरी शादी हुई ना जी, तो आप तो खैर अच्छे खासे वजनी है, मैं इससे आधा स्लिम था। अच्छा, स्मार्ट। ठीक। तो बेगम साहबा की डिशों की मैं बात कर रहा हूँ जी जी। तो मेरे अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हमारे वाइस चांसलर होते थे उस ज़माने में, वो फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे और वाइस चांसलर भी थे, हमारे बड़े मेहरबान थे, डॉक्टर बिलाल सुखेरा उनका नाम। अच्छा। तो मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद हम वो उनकी मिसेज हमारे घर में आए, हमने खाना वगैरह किया जिस तरह होता है आपस में, उन्होंने हमारा किया, हमने। ठीक। तो मेरे वालिद साहब से उनकी फ्रैंकनेस थी बड़ी काफ़ी, तो वालिद साहब ने कहा कि ये तो काफ़ी डिशें बनी हुई थी। तो वालिद साहब ने मेरी बेगम का कह के कहा कि ये सारी चीज़ें मेरी बहू ने तैयार की हैं। अच्छा। तो वो पंजाबी बोलते थे, बड़े सादा आदमी थे, प्रोफेसर, बड़े प्रोफेसर थे वो। कहेंगे जी राव साहब, मेरे वालिद साहब से कहें, राव साहब मेनू ना दसो चौधरी राव साहब की शादी हुई है, राव साहब मोटे होते जाते थे, मैंने पता है कि इन्होंने चंगी चीज़ें मिलती है, तो हर चीज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, तो बड़ी अच्छी। मतलब मैं तो करके एक दफ़ा अपनी बेगम से कहता हूँ अब किताब लिखो, वो जैसे कौकब ख्वाजा के या प्रोग्राम करो, डिशेस की तो माहिर है ना जी। ठीक, बेगम की बात चल रही है तो बेगम के हवाले से बताइएगा, बेगम साहिबा क्या करती रही हैं? ये इन्होंने सारी ज़िंदगी हाउस वाइफ के तौर पे ग्रेजुएट हैं, पढ़ने लिखने में कोई मसला, लेकिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना हमें कभी इसका वो हुआ कि भी हमें ज़रूरत थी नहीं, लेकिन ये है कि ये भी इसमें सहूलत महसूस की है इन्होंने, और अच्छा किया कि अपने बच्चों की तरबियत पे पूरा टाइम दे सके, अपने घर पे तवज्जो दे सके। हम देखें सुबह से शाम तक होते हैं कहीं, तो हमें फिक्र कोई नहीं होता। मैं बरतानिया गया तो ये लोग तो 6 माह बाद आए, 6 माह तक यही रहे, सारे बच्चों की पढ़ाई की सारे मामला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसेस जॉनसी हैं, वो फुल कॉन्फिडेंट और कहने को हाउसवाइफ हैं, लेकिन एक्टिव हाउसवाइफ। बच्चों के हवाले से बात आपने की है, तो आपके कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल? मेरे 5 बच्चे हैं, ठीक, 1 बेटा और 4 बेटी। सब ने माशाल्लाह मास्टर्स किए हुए, सब ने। बेटी एक की शादी हो चुकी है, वो कतर में है उनके हस्बैंड, और वो वहाँ पे है। ठीक, यानी मेरे फिर 2 नवासे और 1 नवासी। बाकी बेटा जौन सा है उसने अपनी टूर कंपनी, ये जो ट्रैवल कराते हैं ना, टूर कंपनी खोली हुई है, टूर ऑपरेटर्स के तौर पे, वहीं इस्लामाबाद में है वो। 2 बेटियां बेटियां सब ने नस से ही पढ़े हैं ना, तो बेटियां जौन सी हैं वो वहाँ पे जॉब करनी है। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन अपनी तरफ से तो बेहतरीन तालीम दे दी, बाकी किस्मत अल्लाह ताला आगे करे। डॉक्टर साहब आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, हकीकत ये है कि आइडियल पर्सनैलिटी वही बनते हैं, क्योंकि आइडियल वो होना चाहिए। आम आदमी मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं झोल आ जाता है, कहीं कमी आ जाती है। जब कमी आ जाती है तो फिर आइडियोलॉजी तो खराब होती है ना। तो एक वही शख्सियत अल्लाह तबारक ताला की मैंने अपने, यानी ये मैं शऊर के हिसाब से कह रहा हूँ, जज्बाती नहीं महज, बिल्कुल, कि वो किस लिहाज से आप देख लें, आप जनरल के हिसाब से उन्हें देख लें, उन्हें आप लीडर के हिसाब से देख लें, उन्हें अल्लाह के रसूल के हिसाब से तो आप देखते ही हैं, उन्हें एक शोहर के हिसाब से देख लें, उन्हें एक भाई के हिसाब से देख लें, उन्हें एक सरप्रस्त के हिसाब से देख लें,
डील के हिसाब से मैं कहता हूँ कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें ज़रबुल मिसल नहीं बनाया। तो मेरी आइडियल तो वही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने दोस्त अहबाब को और तलीमी हवाले से जो बच्चे तलीम हासिल करें उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बस मेरा मैसेज तो ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने अगर मौका दिया है किसी को तो वो न सिर्फ इल्म हासिल करे बल्कि दूसरे तक भी पहुँचाए, और जो नहीं हासिल कर रहे उन्हें तरगीब दी जाए, क्योंकि इल्म ही ऐसी चीज़ है जो माशरे के लिए, शहर के लिए, इलाके के लिए और मुल्क के लिए तरक्की का सबब बन सकता है, और कोई ज़रिया नहीं है। बस यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत बड़ा अच्छा लगा भी। बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने वक्त इतना दिया, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।